बच्चों, वेलकम बैक ऑनलाइन क्लासेस। मैं निगार। आज हम लोग क्लास 8 में सिविक्स पढ़ेंगे, चैप्टर 7। क्या नाम है चैप्टर 7 का? तो हाशियाकरण की समझ। आज हम लोग क्लास 8 में चैप्टर 7 पढ़ेंगे सिविक्स में। तो चलिए हाशियाकरण की समझ हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ये चैप्टर में देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हाशियाकरण क्या होता है। तो इस चैप्टर में आप लोग को यही समझाया है कि किस तरह आदिवासियों को अलग समझा गया और हाशियाकरण है क्या चीज़। हाशियाकरण क्या चीज़ है? तो हाशिया का मतलब होता है बच्चों किनारा, ठीक है। तो जब किसी समाज से किसी को अलग कर दिया जाता है तो उसको हाशियाकरण कहते हैं। अब वो अलग किस आधार पर किया जाता है? उसके रीति रिवाज के आधार पर, उसके जाति के आधार पर, या फिर उसके पहनावे के आधार पर, ठीक है। तो जब किसी व्यक्ति को किसी कारणवश उसको अलग कर दिया जाता है, समाज से अलग कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि हाशिया क्या है। तो जैसे आप लोग ये समझ लीजिए कि कॉपी में आप लोग लिखते हैं ना, तो कॉपी पे जब आप लिखते हैं तो कॉपी पे एक लंबवत लाइन खींची होती है जिसके आप बाएं साइड में कुछ नहीं लिखते हैं, नंबर वगैरह बस डालने के लिए वो रहता है। बाकी जो अंदर साइड में आप सभी लिखते हैं, तो उसी को कहते हैं हाशिया। तो ये आपको इसमें यही समझाया है कि हाशिया क्या है, हाशिया का मतलब क्या होता है। तो जो मैंने आपको अभी बताया कि रीति रिवाज के आधार पर या बहुसंख्यक अगर समुदाय है तो उसके मुकाबले किसी दूसरे धर्म के लोग जब बीच में आ जाते हैं तो उसको हम अलग समझते हैं। तो क्योंकि वो अलग धर्म का होता है, तो इस वजह से उसको अलग समझा जा रहा है। तो वो क्या है, उसको एक किनारा कर दिया गया उसको, ठीक है। यानी वो समाज से अलग हो गया। यदि मान लीजिए हिंदू समाज के लोग बैठे हुए हैं, उसी में एक मुस्लिम समाज का आ जाए तो वो क्या हुआ, वो अलग हो गया ना, हिंदू समाज से अलग हो गया। तो वो एक हो गया हाशियाकरण, ठीक है। इसी को कहते हैं हाशियाकरण। आदिवासी और हाशियाकरण। देखिए दिल्ली में एक आदिवासी परिवार है। वो क्या करता है कि वो एक टेलीविज़न देखता है। तो सोमा और हेलन दादाजी के साथ बैठ करके टेलीविज़न पर गणतंत्रता दिवस की परेड देख रही थी। तो ये दोनों बैठ करके अपने दादाजी के साथ परेड देख रही थी। तो परेड में देखती हैं कि अरे अरे देखो आदिवासियों की नाव उसको दिखाई देती है, ठीक है। दादू वे आदिवासियों को हमेशा नाचते गाते ही क्यों दिखाते हैं? यानी वो पूछती है कि आदिवासियों को हमेशा नाचते गाते ही क्यों दिखाया जाता है। तो हाँ, ऐसा अक्सर होता है कि जब हम टेलीविज़न पर देखते हैं तो अक्सर वो लोग नाचते गाते दिखाई देते हैं। क्या हमारे बारे में और कुछ भी नहीं जानते वे? सही कहा तुमने कि आदिवासियों की दुनिया बहुत समृद्ध है। ज़्यादातर लोगों को इस बात का कुछ पता ही नहीं है कि वो आदिवासी को अलग क्यों मानते हैं, ठीक है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो उड़ीसा में हमारा गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था। दादू जी बोलते हैं कि जब मैं तुम्हारे उम्र का था तो उड़ीसा में हमारा गांव बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था। हमें अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें अपनी ज़मीन पर जंगलों से मिल जाती थी। हम भी अपनी धरती जंगलों में और नदियों की बहुत कदर करते थे। यानी कि हम लोग जो हैं वो अपने गांव की बहुत कदर करते थे। तभी अचानक हमें बताया गया कि ये जंगल हमारे नहीं हैं। वन विभाग के अफसरों और ठेकेदारों ने बहुत सारा जंगल साफ कर डाला। अगर हम जंगलों को बचाते तो वे हमारी पिटाई करते थे। हमें अदालत में घसीटा जाता था। वहाँ न तो हमें वकील मिलता था और न हमारा अपना मुकदमा खुद लड़ सकते थे। यानी कि वहाँ कोई वकील नहीं मिलता था। हमें वकील क्या बता रहा है कि वहाँ न तो हमें वकील मिलता था और न हम अपना मुकदमा खुद लड़ सकते थे। तो ये गांव की बात कर रहा है कि हम अपने गांव को कितना प्यार करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे गांव को काटने लगे लोग तो सब लोग क्या किए, जान बचाकर अपने भागने लगे। तो फिर आपने अपनी जान कैसे बचाई?
ये बच्चे पूछते हैं कि आपने अपनी जान कैसे बचाई। हम में से बहुत सारे लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े। आसपास के कस्बे में जो काम धंधे समय समय पर मिल जाते हम उन्हें करने लगते थे। फिर अफसर आए और उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन के नीचे लोहे के भंडार हैं, वे उसे निकालना चाहते थे। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, कहते थे कि अगर हम अपनी ज़मीन उन्हें बेच दे तो वे हमें नौकरी और पैसे देंगे। कुछ गांव वाले बहुत खुश होते थे उनकी बात पर, और कुछ तो लगता था कि इससे हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। कुछ ने तो कागज़ों पर अंगूठे के निशान भी लगा दिए। उन्हें पता ही नहीं था कि अंगूठे का निशान लगाकर वे अपनी ज़िंदगी बेच रहे हैं, यानी अपनी ज़मीन को बेच रहे हैं। ठीक है, अपनी ज़मीन को बेचेंगे तो एक तरह से वो बेघर हो जाएंगे, है ना। मुट्ठी भर लोगों को उन्होंने छोटे मोटे नौकरी पर रख लिया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपनी ज़मीनें नहीं बेची। जो समझदार थे लोग, उन लोगों को क्या हुआ, लगा कि नहीं, हमें ज़मीन अपनी नहीं बेचनी चाहिए, और उन लोगों ने अपनी ज़मीन को नहीं बेचा। ये देखिए यहाँ पर लिया है ये फाइल, आदिवासी भूमि अधिग्रहण। ठीक है, इसकी वो फाइल लिया हुआ है और बता रहा है कि इस भूमि पर क्या होगा, हमें दे दो और हम तुम्हें रोज़ी देंगे। ठीक है, देखिए जब बहुत से लोगों ने ज़मीन नहीं बेची तब उन्होंने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। ठीक है, वे हमें तरह तरह से धमकाने लगे। आखिरकार उन्होंने सबको अपने पुरखों की ज़मीन बेचने और छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी पूरी जीवन शैली का रातों रात नामो निशान गायब हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ज़बरदस्ती करके हम लोगों को खाली करवाया ज़मीन, और उस ज़मीन पर अपना कब्ज़ा किया। ओ दादू, और हमारी ज़मीन, उसका 30 एकड़ ज़मीन के बदले ठेकेदार से हमें बस थोड़ा सा पैसा मिला। मैं अपने ज़्यादातर दोस्तों से उसके बाद फिर कभी नहीं मिल पाया, यानी सबसे अलग हो गए। आगे देखते हैं हम लोग। शहर में वे पैसे मुश्किल से थोड़े दिन चले। जो पैसे मिले थे वो शहर में थोड़े दिन के लिए चले। हमारे पास रोज़ी रोटी का कोई साधन नहीं बचा था। हम सब किराए पर एक कमरे के मकान में रहने लगे। अपनी बेखौफ ज़िंदगी और उस खुले माहौल की हमें बहुत याद आती थी। तो कुछ साल के बाद तुम्हारे पिताजी को दिल्ली में नौकरी मिल गई। कौन बोल रहा है? ये दादू जी बात कर रहे हैं। ठीक है, अपने बच्चों से, अपने पोतों से बात कर रहे हैं, अपने पोतियों से बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे हमारे पर मुसीबतें आई और कैसे कैसे हम अपने वतन को छोड़कर हमें दूसरी जगह जाना पड़ा। तो कुछ साल बाद तुम्हारे पिताजी की नौकरी मिल गई उनको, और हम यहाँ चले आए। वे बड़े कठिनाई भरे दिन थे, इसलिए तुम दोनों को भी हम कई साल तक स्कूल नहीं भेज पाए। तो ये सारी बातें दादू जी अपने बच्चों से कहते हैं। मुझे स्कूल जाने से नफ़रत थी। हम पढ़ाई में इतने पीछे थे कि सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे। हम घर में संथाली भाषा बोलते थे, इसलिए हिंदी में बात ही नहीं कर पाते थे। लेकिन अब हमारे कुछ दोस्त बन गए हैं। मैं थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी भी बोल लेती हूँ। ठीक है, काश मैं अपने दोस्तों को अपना गांव बर्बाद होने से पहले दिखा सकता। ये सारी बातें बच्चे आपस में करते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। तुम लोग अभी भी उन्हें अपने गांव के बारे में बता सकती हो, इससे वे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। एक दिन मैं अपनी यानी आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाऊंगी। ये ऐसा बच्चे कहते हैं कि मैं। तो बच्चों, आपने अभी देखा कि अभी आपने पढ़ा कि किस तरह दादू को उड़ीसा का अपना गांव छोड़ना पड़ा। दादू की कहानी हमारे देश के लाखों आदिवासियों की कहानी से मिलती जुलती है। इस समुदाय के हाशियाकरण के बारे में आप इस अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग ये शुरू करते हैं कि आदिवासी कौन लोग हैं। आदिवासी का मतलब क्या होता है?
देखिए बच्चों, आदिवासी का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत का लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन और औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाके में ही हैं। देखिए, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई का नाम आपने सुना होगा। आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं है, मतलब अलग अलग जगहों की अलग अलग आबादी है। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, ये सारे राज्य हैं, बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजाति समूह रहते हैं। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके अंदर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। इसी वजह से वे समुदाय जाति वर्ग पर आधारित समुदाय और राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आदिवासियों के बारे में बहुत से जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग है। उनका जो धर्म होता है वो बिल्कुल अलग होता है। वे अक्सर अपने पुरखों की, गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। तो आदिवासी किसकी उपासना करते हैं? अपने पुरखों की करते हैं, अपने गांव की या फिर प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु, ये सारी आत्माएं हैं, ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती हैं और उनका वही निवास माना जाता है। आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के अंदर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा की जाती है। इसके बाद पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध या ईसाई धर्मों का शाक्त, वैष्णव भक्ति आदि पंथों से भी प्रभावित होते रहते हैं। लेकिन ये भी सच है कि आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ता है, यानी उनका असर पड़ता है समाज पर। तो उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ और बंगाल व असम की शक्ति एवं तांत्रिक परंपराएं इन्हीं के उदाहरण हैं। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया। तो बच्चों, बाहर से जो अपने मूल निवास से हट करके दूसरी जगह जाता है वो दूसरे स्थान पर आदिवासी कहलाता है। एक तरह से देखा जाए तो आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही हैं। वो अपनी कुछ मुख्य भाषाएं बोलते हैं, ज़्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग, संभवतः उतनी ही पुरानी। तो भाषाओं ने बांग्ला जैसी मुख्यधारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। यानी उनकी जो भाषाएं हैं, जो संथाली भाषा वो बोलते हैं, वो काफ़ी प्रभावित करती है। और उनकी अपनी पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं, इंटरनेट पर भी उनकी पत्रिकाएं मौजूद हैं, आप देख सकते हैं इंटरनेट से। आदिवासी और प्रचलित छवियां, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आदिवासियों की कुछ प्रचलित छवियां हैं, वो क्या क्या हैं। हमारे देश में आदिवासियों को एक ख़ास तरह से पेश किया जाता है। स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों में, किताबों और फिल्मों में उन्हें एक रूप में ही पेश किया जाता है। क्या दिखाता है फिल्मों में या टेलीविज़न में कि रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं, है ना। आप लोग कभी टीवी पर देखे होंगे, सीरियल में देखे होंगे कि जितने आदिवासी दिखाई देंगे वो क्या होता है, कमर में बांधे रहते हैं और क्या है, सर पे मुकुट के जैसा बांधे रहते हैं, है ना। और हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं रंग बिरंगे कपड़े पहन करके।
उनकी ज़िंदगी की सच्चाइयों के बारे में बहुत कम जानते हैं, बहुत लोग कम जानते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन जो है वो बहुत आकर्षक और पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। देखिए, आदिवासियों पर ये आरोप भी लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि वे बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। आप लोगों ने पहले की कक्षा में भी पढ़ा होगा कि समुदायों को बनी बनाई छवियों में देखते चले जाने की वजह से जो इस समुदाय के साथ अक्सर इतना भेदभाव होने लगता है, यानी बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ इन आदिवासियों के साथ है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आदिवासी और उनका विकास, इन आदिवासियों का विकास कैसे हुआ। जैसा कि आपने इतिहास की पाठ्यपुस्तक में पढ़ा कि तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जब ये विकास हुआ, सभ्यताओं का विकास हुआ, तो जंगलों का बहुत गहरा महत्व था। ठीक है, उस समय जंगल रहा करते थे ज़्यादातर। लोहे, तांबे, सोने चांदी के अयस्क, कोयले और हीरे, कीमती इमारतें, लकड़ियाँ, ज़्यादातर जड़ी बूटी और पशु, ये सारी चीज़ें, स्वयं जानवर, ये सभी जंगलों में ही मिलते थे। इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं जंगलों से बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता रहता है। अब समझ में आ रहा है कि ये जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को भी गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। आज के ज़माने में क्या है बच्चों, देखिए जितना ये लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं उतना ही पानी अशुद्ध मिल रहा है। तो शुद्धता होती थी इन सब पेड़ पौधों से और घने जंगलों से, जो पानी मिलता था वो स्वच्छ पानी मिलता था। 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक वे इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास ज़बरदस्त ज्ञान था। यानी वो अलग अलग विशाल खंडों का ज्ञान रखते थे, अलग अलग जो जहाँ पर वो निवास करते थे उसका अच्छे से ज्ञान रखते थे। इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी मतलब बैठक थी और गहरी उनकी जानकारी थी। उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था, इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। ठीक है, ये तस्वीर आदिवासियों की प्रचलन छवि से बिल्कुल अलग है। तो आप लोग चित्र में देखिएगा कि जो आदिवासियों की छवि दी हुई है, जो आदिवासी बने हुए हैं, उन आदिवासियों की छवि जो है वो बिल्कुल अलग है। आज उन्हें हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है, यानी उनको बिल्कुल अलग समझा जाता है ना। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीज़ें बीनकर आजीविका चलाते थे। वे एक जगह ठहर कर कम रहते थे और स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर ही खेती करते थे। हालांकि ये परंपराएं अभी भी कायम हैं, लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलाव और उनके नीतियों से, राज्य और निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से क्या हुआ, बागानों का निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है कि जाइए अब आप नौकरी करिए। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है और न ही उन तक सीधी पहुंच है। तो लोग देखिए, ज़्यादातर लोग उद्योग धंधे करना चाह रहे हैं बच्चों, और अपना खुद का बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो इस वजह से वो लोग पेड़ों को काटते हैं और काटने के बाद अपना नया बिजनेस करना शुरू करते हैं।
तो इस वजह से भी थोड़ा सा हाशियाईकरण किया गया। झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों, मॉरिशस, कैरिबियन और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे हैं। भारत का चाय उद्योग असम में और श्रम के बूते ही अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है, यानी कि जब वो मेहनत करते थे तभी वो अपने पैरों पर खड़े होते थे। तो देखिए, कठिनाइयों के से और विरह और मौत की कहानी रही है बहुत पहले की, ठीक है, कि इस विस्थापन की कहानी, ये जो आदिवासी को हाशियाई बनाया गया, हाशियाकरण किया गया, तो इससे क्या हुआ, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और नीचे दिया गया कुछ गीत है आदिवासियों की आकांक्षाओं और असम में उनके वास्तविक हालात की वानगी पेश करता है। आओ मिनी असम चले, हमारे देश में तो बहुत कष्ट है, ठीक है। तो देखिए, ये आदिवासियों का कुछ नृत्य था, कुछ गाना था, जो वो अपनी बातों को, अपने दर्द को एक गीत के माध्यम से रखे हैं कि आओ मिनी असम चले, हमारे देश में तो बहुत कष्ट है। असम की धरती पर मिनी हरियाली से भरे चाय के बागान हैं। सरदार कहता है काम काम, बाबू कहता है तुम्हें पकड़ो और इधर लाओ, उन्हें पकड़ो और इधर लाओ। साहब कहता है मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। हे जादू राम, तुमने हमें असम भेजकर बड़ा छल किया है। स्रोत यानी बसु और मतलब किनके माध्यम से ये बातें कही गई हैं, ठीक है। ये जो गीत है वो प्रस्तुत किया गया आदिवासियों के माध्यम से। तो इसमें कौन कौन साथ दिया था उसके बारे में लिखा है नीचे। देखिए बच्चों, ये पहाड़ी इलाका जो आप लोगों को चित्र के माध्यम से दिखाई दे रहा है, चित्र में देखिए आप लोग और अपनी किताब से मिलान कीजिए, मिला करके देखिए कि ये कहाँ का चित्र है। ये है कालाहाड़ी का, ठीक है। कालाहाड़ी जिले में एक न्यामगिरी पहाड़ है, वहाँ का चित्र है ये। देखिए वहाँ पर क्या होता है, जो आदिवासी लोग रहते थे उनका एक समुदाय था और वो समुदाय का इलाका है ये, ठीक है। यहाँ पर आदिवासी लोगों का इलाका था। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर एक बड़ी एल्यूमिनियम की कंपनी शोधक संयंत्र लगाना चाहती है। मतलब एल्युमिनियम की एक कंपनी बनाने की कोशिश किया जा रहा है, यहाँ पे किया गया। ये योजना आदिवासी समुदाय को विस्थापित कर देगी, क्योंकि अगर ये योजनाएं बनी तो यहाँ के जितने भी आदिवासी हैं वो कहाँ जाएंगे, सोचने की बात है ना। तो उनको विस्थापित करती है, हटाती है, यानी आदिवासियों को हटा देती है जो पहले से यहाँ रहते हैं। इस समुदाय के लोगों ने इस प्रस्तावित योजना के बारे में जमकर इसका विरोध किया और पर्यावरणवादी भी उनका समर्थन कर रहे थे कि नहीं ये सही बात है, अगर कंपनी बन जाएगी तो ये सारे लोग कहाँ जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय में कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है। देखिए, इमारती लकड़ी और खेती उद्योगों के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है। अब इस पर कंपनी तैयार की जा रही है, तो कंपनी यानी बनाना शुरू कर दिया गया। इसके बाद प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार रही है और इसलिए इन ज़मीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने अपना हमेशा मिलकर काम किया। काफ़ी बार उनकी ज़मीन जबरन छीनी गई और इसके बाद निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया है।
सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन और खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में जो 50% से भी ज़्यादा केवल कौन है? आदिवासी है। आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताज़ा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है। रिपोर्ट आती है तो पता यही चलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी हैं जिनकी ज़मीन पर ये सारे उद्योग बनाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें से 79% आदिवासी थे। उनकी बहुत सारी ज़मीन देश भर में बनाए ज़मीन लंबे समय से सशक्त बलों और उनके बीच चलने वाले टकरावों से बंधी है। यानी इसके अलावा भारत में 54 राष्ट्रीय पार्क हैं और 372 वन्य जीव अभयारण्य। इनका कुल क्षेत्रफल कितना है? 1,09,652 वर्ग किलोमीटर है। तो ये ऐसे इलाके हैं जहां मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे, लेकिन उन्हें क्या किया गया? अब उन्हें उखाड़ दिया गया, यानी हटा दिया गया वहां से, और वे जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। अगर रहने की भी कोशिश करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? घुसपैठिया कहा जाता है। अपनी ज़मीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। यानी उनको ना अपनी ज़मीन मिल पाती है, ना उनका व्यवसाय हो पाता है सही से, यानी और ना ही उनको भोजन सही तरीके से मिल पाता था। तो अपने परंपरागत निवास स्थानों के छीनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। और आजकल आप लोग देख भी रहे होंगे कि जगह जगह जो बंजर बन करके, जो टेंट डाल करके, या फिर आप लोग देखे होंगे रेलवे प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे ऐसे आदिवासी पड़े होंगे जो अपना घर ढूंढते हैं और किसी माध्यम से अपने आप को, अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपने बच्चों को रखते हैं, पालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को दिखाई भी दिया होगा। तो ये आदिवासियों का जीवन जो था बहुत दूभर हो चुका है। वहाँ उन्हें मोटे छोटे उद्योगों और इमारतों के लिए, यानी देखिए बच्चों, निवास स्थान भी उनका छीन गया, उनका रोजगार भी छीन गया, उनकी ज़मीन भी छीन गई। तो वो इंसान क्या करेगा? वो तो अब दूसरे का मोहताज ही रह गया ना। अब दूसरे देश में जा करके और कोई काम धंधा ढूंढना और उसको करना, यही इनका काम था। इसलिए ये दूसरी जगह पर गए और वहाँ जा करके अपना जीवन व्यतीत करने लगे। देखिए बच्चों, इसी आधार पर कहा जा सकता है कि कम से कम 75% और 35%, 75% शहरी इलाकों में और 35% आदिवासी समूह गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं। इनकी वजह से वे कई तरह के अभाव का शिकार हो जाते हैं और उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं। आदिवासियों के बीच साक्षरता भी क्या है? बहुत कम है, क्योंकि वो किसी तरह अपना पेट पाल ले, यही बहुत है। तो वो बच्चों को कैसे शिक्षित करेंगे? जब आदिवासियों को ज़मीन से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा भी बहुत कुछ है जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। वे अपनी परंपराएं, अपना रीति रिवाज गंवा देते हैं, जो कि उनके जीने और अस्तित्व का स्रोत है ना। उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं, उन्होंने हमारी खेती की ज़मीन छीन ली। बस
थोड़े से मकान छोड़ दिए हैं। उन्होंने शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। अब हम कैसे जिएंगे? ये सारी बातें हैं कि आदिवासियों की भी बात को समझना चाहिए कि वो यदि उनका घर छिन जाए तो वो जब दूसरी जगह जाएंगे तो उसी हिसाब से उनको माहौल मिलेगा, उसी हिसाब से वो अपने जीवन का बसर करेंगे। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दायरे में होने वाला जो विनाश दूसरे दायरे को भी प्रभावित करता है। उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीना झपटी और विस्थापन की ये प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं और अपनी समस्याओं से लड़ते लड़ते हार जाते हैं, तो खुदकुशी उनके सामने आती है और वो खुदकुशी कर जाते हैं। अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। अब देखिए, अल्पसंख्यकों को भी हाशियाकरण किया गया, उनको भी अलग किया गया। मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। आपकी राय में जो ये अल्पसंख्यक समुदायों को ये सुरक्षा क्यों मुहैया कराई जा रही है? अल्पसंख्यक शब्द ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से काफ़ी आबादी के मुकाबले कम है। जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान में ज़्यादातर हिंदू जाति के लोग रहते हैं और वहाँ मुसलमानों की संख्या कम है, इसलिए मुसलमानों को लोग अल्पसंख्यक कहते हैं। इसके साथ ही और भी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो अल्पसंख्यक में आती हैं। तो केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है, केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। जैसा कि आपने इकाई 1 में पढ़ा था कि भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति और समाज क्या है, सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है, यानी यदि छोटा आकार है तो वो घाटा हो सकता है और संभवतः छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाए। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक की सुरक्षा के लिए कुछ प्रावधान ज़रूरी हैं। वो क्या प्रावधान है कि ये प्रावधान उन्हें उनके भेदभाव और नुकसान की आशंका से बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन संपत्ति और कुशल क्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की ये जो भावना है तब बढ़ सकती है जब अल्पसंख्यक बहुसंख्यक समुदाय के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। अल्पसंख्यक यानी संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई कि हमारा जो संविधान है वो भारत की संस्कृति, विविधता की सुरक्षा और समानता और न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। तो कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकार को साकार करने में जो न्यायपालिका अहम भूमिका निभाती है। आप सभी जानते ही हैं कि जब इंसाफ की बात आती है तो लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो न्यायपालिका इंसाफ एक अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है या उसको उसका अधिकार नहीं मिल रहा है तो वो अदालत में जा सकता है और अपने इस प्रावधान की रोशनी में मुसलमानों के संदर्भ में हाशियाकरण को समझा जाए। यानी वो अपने प्रावधान के लिए, वो अपने अधिकार के लिए वो जा कर के और
वकालत यानी कि कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे मुसलमान और हाशियाकरण। अभी हम लोगों ने अल्पसंख्यकों को पढ़ा कि अल्पसंख्यकों को भी हटाया गया क्योंकि उनकी संख्याएं कम थीं। मुसलमान और हाशियाकरण, तो 2001 में जब जनगणना हुई तो भारत की जो आबादी थी, आबादी में मुसलमान की जो संख्या है वो 13% यानी 13.4% है। तो उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है। उनकी संख्या कम है क्योंकि दूसरे समुदाय के मुकाबले सामाजिक आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिले हैं। तो स्रोतों से ली गई ये जो विभिन्न प्रकार की जो सारणियाँ हैं उनसे पता चला कि मूलभूत सुविधाओं और साक्षरता और सरकारी नौकरी के हिसाब से जो मुस्लिम समुदाय की स्थिति है वो कैसी है, तो वो बहुत कम थी। नीचे दी गई तीनों सारणियों को पढ़कर बताइए कि वे मुसलमान समुदाय की आर्थिक सामाजिक स्थिति के बारे में क्या बताती है। तो नीचे देखिए, थोड़ा सा आप लोग पढ़िएगा कि कितने प्रतिशत कच्चे घरों में रहते हैं, कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो पक्के घरों में रहते हैं। तो मुसलमानों की संख्या को देखिए और हिंदुओं की संख्या को देखा जाए तो दोनों में यही हम कह सकते हैं कि हर मायने में मुसलमानों की संख्या कम है। इस प्रकार से ये भी पता लगाया गया कि कच्चे घर, बिजली, पाइप का पानी कहाँ कहाँ तक मिल रहा है और कितने कितने घरों में मिल रहा है। उसके आधार पर मुसलमानों को अल्पसंख्यक बताते हुए इनका हाशियाकरण किया गया, यानी इन्हें अलग किया गया जाति के आधार। बच्चों, इनकी सुविधाओं के आधार पर ही अभी मैंने आपको बताया है मूलभूत सुविधाएं कि मुसलमानों को कितना प्रतिशत क्या मिल रहा है, कच्चा मकान मिल रहा है या कितने प्रतिशत मुसलमानों के घर में पानी के लिए पाइप लगा हुआ है। इसके आधार पर ही मुसलमानों की पहचान की गई और उनको ये पहचान करके बताया गया कि यही कारण है कि अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है क्योंकि उनकी संख्याएं कम हैं और उनके पास हर तरह की सुविधाएं कम हैं। ठीक है, इसलिए उनको अल्पसंख्यक माना गया। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बढ़ जाती है। देखिए बच्चों, मुसलमानों के इस सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहाँ से निकलने और वहाँ की स्थितियों में वे इन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहाँ से निकलने के लिए अक्सर उनका घेटोराइजेशन कहते हैं होने लगे हैं। ठीक है, वहाँ से निकलने लगे हैं जिससे अक्सर उनका इसको बोलते हैं गेटोराइजेशन। ठीक है, यानी कि कभी कभी यही पूर्वाग्रह, घृणा और हिंसा को जन्म देता है। जब वो लोग बाहर निकल जाते हैं उस हाशियाकरण के माध्यम से उनको अलग कर दिया गया तो इनकी ये जो भावनाएं हैं उसकी वजह से घृणा होने लगती है लोगों को एक दूसरे के प्रति। ठीक है, मैं एक मुस्लिम और बहुल क्षेत्र में रहती हूँ। इसमें बताया है कि कुछ दिन पहले रमज़ान के दौरान वहाँ कुछ गड़बड़ी हुई जिससे जल्दी ही सांप्रदायिक रूप से लिया। ठीक है, जल्दी ही सांप्रदायिक रूप ले लिया और मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए थे। मैंने परंपरागत कपड़े यानी सलवार कमीज पहनी, मेरा भाई शेरवानी पहने था। घर लौटे हमें कहा गया कि अपने कपड़े बदलकर जींस और टी शर्ट पहन लें। तो बच्चों, ये आपको क्या लग रहा है कि हमारा जो पहनावा है वो कोई अगर छीन ले तो हम क्या करेंगे? हमें अच्छा नहीं लगेगा, हम उस जगह पर जाना भी पसंद नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार
जब इन लोगों के साथ ऐसा हुआ और इन लोगों को शलवार कमीज़ उतरवाने के बाद, शेरवानी उतरवाने के बाद बोला गया कि आप लोग जींस टी शर्ट पहन लीजिए, जबकि सब कुछ ठीक है, तो मुझे हैरत होती है कि हमें कपड़े बदलने के लिए क्यों कहा गया और मुझे ये बात अजीब क्यों नहीं लगी। क्या हमारे पहनावे से हमारी पहचान पता चल जाती है? और क्या यही पहचान सारे खतरों और भेदभाव की जड़ है? क्या पहनावे से ही इंसान के धर्म की पहचान होती है? ये सारी चीज़ें एक प्रश्न है आपके लिए कि किस तरह से हाशियाकरण बनाया गया, मुसलमानों को अलग किया गया। तो देखिए, मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के बीच गहरा संबंध है। आदिवासियों की स्थिति के बारे में आपने पढ़ा कि 7वीं कक्षा में आप भारत में औरतों की असमान स्थिति थी, ठीक सही बात है। तो इन सारे समूहों के अनुभवों से पता चला कि हाशियाकरण एक जटिल परिघटना है, बहुत बड़ी घटना है, जिसे निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियों और साधनों की सुरक्षाओं की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि संविधान के द्वारा जो परिभाषित अधिकार मिले, वो अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों को और उनकी नीतियों की रक्षा में हम सभी की बराबर जिम्मेदारी बनती है कि हम सब बराबर होकर के उस अधिकारों की मांग करें और उसका सामना करें। इसके बिना ना तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश के एक अनूठी छटा देती है, यानी कि हाशियाकरण कर देती है, बदलाव कर देती है, उनको अलग कर देती है, और न ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएगी। तो हमें चाहिए कि हम सभी मिल करके और इनकी समस्याओं का समाधान करें कि इनको जो अधिकार दिए गए हैं वो इनको क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, जो इस पाठ से हमें क्या निष्कर्ष निकलता है, हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है कि हमें ये समझने का प्रयास किया जाना चाहिए कि हाशियाकरण या हाशियाई समुदाय होने का क्या मतलब होता है। तो हमने विभिन्न हाशियाई समुदायों के अनुभवों के ज़रिए सब बात को समझने का प्रयास किया कि समुदायों के हाशिए पर रह जाने के अलग अलग कारण हैं। प्रत्येक समुदाय इसको अलग अलग तरह से महसूस भी करता है, और हमने भी ये देखा कि हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है, यानी उनकी स्थिति से जुड़ा हुआ है, उनकी आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में कई और भी हाशियाई समुदाय हैं, दलित भी इसी प्रकार का एक समुदाय है। तो इस समुदाय के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। हाशियाकरण से कमज़ोर सामाजिक हैसियत ही नहीं पैदा होती, यानी कि ये इनकी हैसियत ही नहीं पैदा होती कि ये हाशियाकरण से जो कमज़ोर समाज है, ठीक है, बल्कि शिक्षा और अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती है। तो इनकी कमज़ोरी की वजह से, इनके अल्पसंख्यक की वजह से, इनके कहा जा सकता है कि परिस्थिति सही न होने की वजह से ये हर चीज़ में पीछे रह जाते हैं, शिक्षा को लेकर या फिर समाज में भी इनका जो वो होता है एक क्या कहते हैं कि एक जो स्थापित होते हैं समाज में, जो इनका पहचान बनता है, वो भी उजागर नहीं हो पाता है। तो इसके बावजूद हाशियाई समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है। वो कैसे? कोई भी हमेशा एक ही तरह से हाशिए पर नहीं रहता, यानी सभी का देखा जाए तो उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव होता जाता है, उनमें परिवर्तन होता जाता है, उसी आधार पर उनका जो हाशियाकरण भी होता है। तो हम हाशियाकरण के इन उदाहरणों को ध्यान में दें
तो पाएंगे कि दोनों समुदायों के पास भी संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास है। हाशियाई समुदाय अपनी संस्कृति विशिष्टता बनाए रखना चाहता है और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहता है। तो आप इसके बाद ये पढ़े कि किस तरह मुसलमानों को अलग किया गया, हाशियाकरण किया गया, इसके साथ ही साथ आदिवासियों को क्यों अलग किया गया, और जो भी लोग हैं तो इनका हाशियाकरण किया गया। इसके साथ ही हम लोग आगे पढ़ेंगे कि विभिन्न समूहों ने इस हाशियाकरण का सामना किस तरह किया। ठीक है, तो हाशियाकरण का जो कुछ लोग सामना किए तो वो किस तरह सामना किए। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से बताया गया है कि सच्चर समिति रिपोर्ट ने मुसलमानों के बारे में प्रचलित दूसरी गलतफहमियों को भी उजागर कर दिया। वो क्या कि आम तौर पर माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ मदरसे में भेजना चाहते हैं। ठीक है, आंकड़ों से पता चला कि केवल 4% मुसलमान बच्चे हैं जो मदरसों में जाते हैं। तो इस तरह से बदनामी की गलतफहमियां निकाली गई कि मुसलमान हैं तो वो मदरसे में ही पढ़ाना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है ना। तो इस तरह से इनकी गलतफहमियों को दूर किया गया और ये साबित किया गया कि नहीं, इसके अलावा भी 66% बच्चे सरकारी स्कूल और 30% बच्चे निजी स्कूलों में भी पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से ये कह देना कि मुसलमान सिर्फ मदरसा में ही अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं तो ये गलत है। ये एक अफवाह है और एक गलतफहमी है मुसलमानों के प्रति।